आज हम लोग हाई स्कूल के जीव विज्ञान के 7वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा 7वां अध्याय है आनुवंशिकता। तो पहला देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है भिन्नताएं। एक ही जात के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली असमानताएं या अंतर जिनके कारण वे एक दूसरे से अलग लगते हैं भिन्नताएं कहलाती हैं। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। हमारा पहला है कायिक भिन्नताएं। इस प्रकार की विभिन्नताएं का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ये विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं। जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं वो हमारे वंश के अनुसार नहीं होती हैं तथा जन्म के बाद दिखाई देती हैं। वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल, वायु, पोषक आदि के कारण विभिन्न जंतुओं एवं पादपों में कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जननिक विभिन्नताएं। ये आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकांश जनन कोशिकाओं में होती हैं। ये पूर्वजों में या तो पहले से उपस्थित होती हैं या उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेंडल, आनुवांशिकता के जनक। मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के छोटे से गांव सिलिसिया में 22 जुलाई 1822 में हुआ था। माध्यमिक शिक्षा लेने के पश्चात सन 1847 में वे ब्रून शहर के एक चर्च में पादरी नियुक्त हुए। मेंडल ने वहीं मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए। उन्होंने सन 1857 से इस पौधे में 7 विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद सन 1865 में प्राप्त सिद्धांत एवं निष्कर्षों को उन्होंने ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। इन सिद्धांतों तथा निष्कर्षों को सन 1866 में पादप संकरण के प्रयोग के नाम से प्रकाशित किया गया, परंतु उनके महत्वपूर्ण कार्यों पर अनेक वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सन 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कारेंस तथा ऑस्ट्रिया के शेरमार्क ने अपनी खोज के द्वारा मेंडल के नियमों की पुष्टि की। उन्होंने मेंडल के प्रयोगों से अनेक निष्कर्ष निकाले जिनके आधार पर मेंडल के सिद्धांतों को नियमों का रूप दिया। इन्हीं सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के आधार पर ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया या 3 नियमों का उल्लेख किया या विवरण दिया। तो हमारा पहला नियम है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी या मतलब विपरीत लक्षण वाले पौधे बीज संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण इस पीढ़ी की संतानों में प्रदर्शित नहीं होता है अप्रभावी लक्षण कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। हमारा तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतानीय पीढ़ियों में जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का आणविक आधार। वे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगों में यह पाया गया कि अधिकांश जीवधारियों में DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले वे अम्लीय पदार्थ जो कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं।
न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है डीऑक्सी अम्ल, यानी डीऑक्सी अम्ल जो हमारा डीएनए है। डीएनए की खोज 1869 में जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की। उन्होंने मानव कोशिका के केंद्रक में एक सफेद द्रव्य संश्लेषित किया एवं इसे न्यूक्लिइन का नाम दिया। अम्लीय प्रकृति तथा केंद्रक में उपस्थित होने के कारण इसे केंद्रक अम्ल कहा गया। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। हमारा अगला टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। इसका निर्माण डीएनए से होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स भी डीएनए जैसा ही होता है। हमारा अगला टॉपिक है डीएनए एवं आरएनए में अंतर, यानी डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो देखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं का नियमन करता है। देखिए आरएनए में यह कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अन्य प्राणियों में इसका कार्य कोशिका नियमन में डीएनए की सहायता करना है। हमारा दूसरा है डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, इससे आरएनए का निर्माण भी होता है। आरएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता केवल विषाणुओं में पाई जाती है। कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। अब डीएनए में देखिए इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है गुणसूत्र। ये जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचना होती है। स्ट्रासबर्गर ने सन 1875 में इनकी खोज की थी तथा गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 में कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए दिया था। सरल शब्दों में ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन है। प्रायः यह कुंडलित धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय यह संघनित होकर दंडाकार, सर्पिलाकार, डंबलाकार या तंतुनुमा हो जाते हैं। हमारा अगला है लिंग निर्धारण। जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का अस्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है, या दूसरे शब्दों में लिंग निर्धारण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतु में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। यानी कहने का मतलब ये है कि लिंग निर्धारण के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो लैंगिक प्रजनन के बाद या लैंगिक जनन के बाद नया प्राणी पैदा होता है वो नर है या मादा। धन्यवाद।